बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के लिए चौसर बिछ चुकी है। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वादों की झड़ी लेकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो सियासी उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटों का किस्सा संसद के द्वार पर पहुंचने के लिए तैयार है। तो सियासी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उधर हरियाणा में भी बीजेपी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी बीजेपी फिर क्लीन स्वीप की गारंटी दे रही है। हर रोज की सियासत के रंग को दिखाने के लिए वहां पर क्या माहौल है, इसी को लेकर करेंगे वहां के संवाददाताओं से बातचीत। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर देखिए चुनावों की तैयारी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं और इसी में उत्तराखंड की 5 सीटों पर होंगे। महज 14 दिन बचे हुए हैं और इन 14 दिनों की तैयारियां क्या कुछ खास रहने वाली है तमाम पार्टियों की, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं दो पार्टियों के बीच माना जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। लेकिन कितना एनडीए इस वक्त अपने चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और कितने मजबूती के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। तीनों ही संवाददाताओं से वहां की क्या कुछ स्थिति है जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र आपके साथ करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। महज 14 दिन रह चुके हैं और 14 दिन की तैयारियां तमाम पार्टियों की इस वक्त जमीन पर क्या है, सबसे पहले वो बताएं। रितु जी, अगर इस बार के चुनाव प्रचार की हम बात करें तो उस तरह का जोश या उस तरह का भीड़ या उस तरह की रैलियां आम लोगों को देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर हम रैलियों की बात कर लें, सम्मेलनों की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता दिख रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की कर लें, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, वो अभी उस तरह के कार्यक्रम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जो जनता के बीच में जाते हुए दिखें, या उस तरह की उनकी कोई रैली हो जिसमें जनता से सीधे वो रूबरू हो रहे हों। तो उत्तर प्रदेश में अब पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आरएलडी सपा का गठबंधन था, उसके साथ चुनाव हुआ था। 14 सीटों पे जो चुनाव हुआ था उसमें 7 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 7 गठबंधन के हिस्से में गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो आरएलडी है, जयंत चौधरी इस समय एनडीए के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो पश्चिमी यूपी की अगर हम बात कर लें, जो जाटलैंड किसानों की बात कर लें, तो वहां पे आरएलडी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा और भारी हुआ है। और योगी सरकार द्वारा जिस तरह से 7 साल में यहाँ पे काम किए गए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबों को राशन देने के लिए, अन्य जो सरकारी योजनाएं थी उनसे जो एक लाभ पहुंचाकर लाभार्थियों का एक जो वोट बैंक तैयार किया गया, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया गया, पश्चिम का जो गलियारा होता था पीलीभीत से लेकर के बिजनौर मुरादाबाद होते हुए जो पहुंचता था एकदम एनसीआर तक, वो जो एक संगठित अपराधी उधर रहते थे, संगठित अपराध होता था, उस पर लगाम लगाने का जो काम योगी सरकार ने किया, उससे जनता को अपील किया ये सब, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ चुनाव भी जीती। तो वर्तमान सिनेरियो में देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष अभी चुनाव प्रचार को लेकर या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर के अभी बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अंदरूनी कलह भी दिखाई दे रही है। जैसे समाजवादी पार्टी बार बार जो प्रत्याशी बदल रही है, अतुल प्रधान की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हो रही है और अब जानकारी मिल रही है कोई आरएलडी के संपर्क में भी दिख रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये तो देखना होगा कि कल परसों में क्या सीन दिखाई देता है। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिवर्तन दिखाई दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से एक चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है कि मैं वहां से सांसद बनना चाहूंगा। फिलहाल अगर दो समीकरणों को देखें, जो 2 चुनाव होने हैं उधर के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है।
ईशा, अभी हरियाणा की राजनीति में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? 10 सीटों के दावे बीजेपी कर रही है, लेकिन उस तरफ विपक्ष की अगर बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जिस तरह से घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है, कितना असर घोषणा पत्र का हरियाणा में देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोक लुभावने वादे बहुत सारे किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है और आज इस तरीके से दिल्ली में देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और कल राजस्थान में होने वाला है। इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है दिल्ली में, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के नामों पर मोहर लग जाएगी और आज देर रात तक या कल तक जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी यहाँ पर जारी हो जाएगी। और देखिए, अगर हम चुनावी घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें भी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर एक जिक्र किया गया है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो परिवार में बुजुर्ग महिला होगी उसके खाते में सीधा डाला जाएगा। और यहाँ पर जो अहम घोषणा की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार बनती है तो, क्योंकि किसानों का धरना इस वक्त भी पंजाब और हरियाणा में चल रहा है। किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पंजाब के बाद हरियाणा में गेहूं और धान की खेती होती है। किसानों की मुख्य मांग यही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। चुनावी घोषणा पत्र में इसे अहम तौर से रखा गया है कि अगर आते हैं सत्ता में तो यहाँ पर जो एमएसपी को लेकर जो मांग कर रहे हैं किसान, उसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, अगर बैंक से जो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं किसान, अगर किसान उसे वापस देने में असमर्थ होगा तो उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज नहीं होंगे। आज चुनावी घोषणा पत्र में इसका भी जिक्र है। इसके अलावा जिस तरीके से चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर कोई विधायक या सांसद जो है पार्टी बदलता है तो दल बदल कानून के तहत स्वतः ही वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तमाम जो 4 मुख्य बातें हैं, इनका असर जरूर चुनावी माहौल हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव छठे चरण में होने हैं। इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा से और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से उदय भान मौजूद है। रणदीप सुरजेवाला काफी घिरे थे हेमा मालिनी पर, जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। महिला आयोग ने 9 तारीख को उन्हें तलब किया है पंचकुला में, वो मौजूद है। कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए सभी गुटों के नेता मौजूद हैं और अब नामों पर मोहर आज लग जाएगी और सूची किसी भी वक्त कांग्रेस जारी कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले मोर्चा मारा है उम्मीदवारों की घोषणा करने में बीजेपी ने। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का यहाँ पर दम दिखा रही है बीजेपी। वही करनाल सीट की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री का यहाँ पर चेहरा बदला जाता है और यहाँ पर अपना जिस तरीके से अपना मत पेश करने के लिए विधानसभा का जब सत्र भी बुलाया जाता है तो उस दौरान जो करनाल से विधायक हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, वो अपनी विधायकी त्यागते हैं और ऐसे में नायाब सिंह सैनी के लिए वो अपनी विधायकी त्यागते हैं। और जब 25 तारीख को छठे चरण में मतदान होना है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में, उसमें करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मतदान होना है। नायाब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी कह रही है कि 10 नहीं 11 सीटों पर कमल खिलाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे क्या 11 की 11 सीटों पर कमल खिला पाते हैं या नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करने में कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त पीछे है। आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को यहां पर उतारा है कुरुक्षेत्र से, कांग्रेस समर्थन दे रही है। लेकिन वहां पर चुनाव प्रचार में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद हैं वो राजस्थान से और कदावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से मथुरा से चुनाव लड़ रही है हेमा मालिनी, उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। सवालों के कटघरे में आ गए हैं एक तरीके से कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर रणदीप सुरजेवाला। इन्हें घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। और यहाँ पर जो चुनाव को लेकर अगर कांग्रेस अपनी उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिनों के भीतर कर लेती है तो चुनावी माहौल और भी यहाँ पर तेज हो जाएगा और सरगर्मियां तेज होने के साथ ये भी पता चल जाएगा कि किस पार्टी का पलड़ा कहां भारी है। ठीक है ईशा, लौटूंगी आपके पास। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर होने हैं चुनाव पहले चरण में, उसी तरह उत्तराखंड पर भी सबकी नजर है। जब
19 तारीख को जब पांचों सीटों पर चुनाव होगा। और अभी इस वक्त बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रही है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, क्या उतनी ही सरगर्मियां विपक्ष में भी नजर आ रही है चुनाव प्रचार में? देखिए, जिस प्रकार से अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भी जिस प्रकार से पहले चरण में चुनाव होने हैं और पहले चरण के चुनाव के चलते भाजपा चुनाव प्रचार में जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही है। मैं अभी जिस प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में हूँ, यानी कि पहाड़ी जिलों में घूम रहा हूँ, तो पहाड़ी जिले की अगर बात की जाए जिस प्रकार से पौड़ी लोकसभा सीट में, तो यहाँ पर जो है अगर प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो भाजपा सबसे आगे जो है वो चल रही है। क्योंकि देहरादून से लेकर अगर पूरे गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मोदी जी की गारंटी के साथ तमाम होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं। क्या क्या कार्य जो है केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं, तमाम उन चीज़ों की होर्डिंग्स और जो उनके झंडे हैं वो जो है यहाँ पर लगाए गए। लेकिन कांग्रेस के कहीं पर भी इस तरीके के पोस्टर प्रचार प्रसार जो है कहीं पर भी नजर नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर और इन पोस्टर बैनर के प्रचार प्रसार में भाजपा काफ़ी एक्टिव जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर धरातल की अगर बात की जाए तो दोनों पांचों से जो प्रत्याशी हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट, ये दो सीटें ऐसी है जो काफ़ी हॉट सीट जो है वो मानी जा रही है। इन दोनों सीटों पर जो है विपक्ष के जो कद्दावर नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एक तरफ जिस प्रकार से पौड़ी लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस से गणेश गोदियाल जिस प्रकार से जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लगातार जिस प्रकार की जो खामियां सरकार की रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो, राज्य सरकार की जो खामियां हैं उनको भुनाने की कोशिश जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से ये देखा गया है कि पौड़ी लोकसभा सीट में जिस प्रकार से अंकिता हत्याकांड का मामला हो या आर्मी, जो कि जिस प्रकार से देखा जाए तो आर्मी जो है उत्तराखंड से हर एक बहुल क्षेत्र से हर एक घर से जो है एक आर्मी का अफसर जो है वो निकलता है। तो ऐसे में जिस प्रकार से जो अग्निवीर भर्तियां जो हुई थी वह उसमें जिस प्रकार से जो विवाद देखने को मिला था उनको भुनाने की कोशिश जो है जरूर विपक्ष जो है वो कर रहा है। यानी कि उन चीजों में एक्टिव जो है विपक्ष दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हरिद्वार सीट में भी इसी कमावेश इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो काफी एक्टिव वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से रोड शो भी किया गया, वहां पर जनसभाएं जो है हरिद्वार के अंदर की गई। यानी कि प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से एक्टिव जो है भाजपा जो है वो दिखाई दे रही है और कांग्रेस कहीं पर भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे दिल्ली हाईकमान से हों, तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे आगे कई आगे जो है वो भाजपा चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से 4 अप्रैल को यहाँ पर पहले ही जनसभा हो चुकी है, यहाँ पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम इन स्टार प्रचारकों की जिस प्रकार से यहाँ पर अब रैलियां होनी है। लेकिन अभी कांग्रेस के जिस प्रकार से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, अब देखना यह है कि कब तक ये स्टार प्रचारक जो है उत्तराखंड की धरातल पर जो है वो देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीजें ऐसी है जिनको बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाती है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैलियां जो है यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में प्रियंका गांधी की रैली और देहरादून के अंदर जो है राहुल गांधी की रैलियां जो है कांग्रेस जो है वो करा सकती है। इस पर जो है पार्टी की ओर से पार्टी हाईकमान को जो है एक लेटर भी जो है वो भेजा गया है। लेकिन ये देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां जो है किस तरीके का असर जो है वो दिखाती है। क्योंकि अगर गढ़वाल की अगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मोदी फैक्टर जो है अगर काम कर गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखा जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट में जिस प्रकार की जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात की जाए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की जाए या केदारनाथ जो लिंकअप रोड जो बन रही है उस पर जो है तेजी से काम चल रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रही है, जिसकी भुनाने की कोशिश जो है यहाँ पर प्रत्याशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कुमाऊं मंडल की बात की जाए, गढ़वाल मंडल में हो
तमाम जगहों पर जो प्रत्याशी हैं मोदी के नाम पर जो है वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी है कि उनको जो है विकास करके दिखाएंगे। उन्होंने पहले भी इन 10 सालों में विकास किया और आगे अगर जनता मौका देती है तो आने वाले समय में भी विकास करेगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर मोदी फैक्टर उत्तराखंड में अगर काम कर गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, और देखिए ये फैक्टर जो मोदी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं हर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और 10 साल को एक ट्रेलर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 10 साल ये तो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राघवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करते हुए धमाधम नजर आ रही है। एक के बाद एक धड़ाधड़ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, उस मुकाबले अगर विपक्ष की बात करें तो इंडी गठबंधन एक साथ एक मंच पर कहीं पर भी नजर नहीं आया। वहीं बीजेपी जब आरएलडी के साथ खड़ी है तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन एक मंच पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जनता के बीच वो परसेप्शन जा रहा है कि गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है या सिर्फ वाकई गठबंधन का असर देखने को मिलेगा। अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें उत्तर प्रदेश में, खास करके जिस तरह से सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी, और 63 सीटों पे अगर आपको चुनाव लड़ना है और अब तक आपने 10 प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो ये दिखाता है कि आप गठबंधन आपके ऊपर बोझ बन गया है और आप अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को सेटल्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी इच्छानुसार टिकट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके गठबंधन पे पहला सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के पास इस समय प्रत्याशी नहीं है, और एक सच्चाई है कि कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में एक मृतप्राय अवस्था में, जहां पे बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का अकाल सा पड़ा हुआ है। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी तक अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन। यद्यपि उसके दावे बड़े बड़े हो रहे हैं कि हम सर्वाधिक सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, कहते हैं उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता तय करता है। और अगर आप 80 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, आप 17 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि आप दिल्ली का रास्ता किस तरह से तय करना चाहते हैं। वायनाड की भी स्थिति इस समय मतलब गाड़ी फंसी हुई है, किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम आते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तुलना में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या बहुजन समाज पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है अभी मैदान में नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी रैलियों में नहीं जा रहे। ये दिखाता है कि चुनाव को लेकर इनकी गंभीरता उस तरह से नहीं है जिस तरह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव पे सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद से जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से 2014, 17, 19, 22 लगातार ये चुनाव हारे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में उनको ऐसा इस समय लोकसभा चुनाव में प्रतीत होता है कि उनकी पार्टी पे नियंत्रण उनका कम होता जा रहा है और उनके नेता ही उनसे दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व समय में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो देख लीजिए किस तरह से उनके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की। अब बात आती है सत्ता पक्ष की, तो अगर हम योगी की बात कर लें या मोदी की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ी रैली मेरठ में हो चुकी है जहां पे जयंत चौधरी आरएलडी के मुखिया उसमें मंच साझा भी किए थे और किसान जाट लैंड को साधने का प्रयास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके अलावा हम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो एक दिन में 3-3 जिले का दौरा करके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्रियता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस चुनाव में है। इसके अलावा उनके 2 डीसीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो जो एक सक्रियता की बात की जाए, गंभीरता की बात की जाए, वो चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो या अपने प्रति जन समर्थन जुटाने की बात हो, जनता के बीच में जाने की बात हो, तो इंडी गठबंधन मीलों दूर दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसमें काफी आगे दिखाई दे रही है। और एक दूसरा पहलू भी बताना चाहूंगा रितु, कि जो पीडीए की वकालत अखिलेश यादव करते थे उसके 2 महत्वपूर्ण घटक, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें या पल्लवी पटेल की बात कर लें, इस समय समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये गठबंधन भी कमजोर हो चुका है और निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो चुकी है। तो ये दिखाता है कि चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन जीतने की प्रत्याशा से नहीं लड़ रहे हैं। चूंकि चुनाव है और हम नेता हैं तो हमें लड़ना है, इस रूप में लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि वो वास्तव में चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और वो ऐसे ही नारा 80 जीतने का दावा नहीं कर रही
रही है। अगर पिछले चुनाव में 74 और जस्ट जो पिछला हुआ था उसमें 64 सीटें पाने के साथ नंबर 1 पर रही है डिस्टिंक्शन मार्क के साथ, तो वो दिखाता है कि इस बार सीटें बढ़ाने की चुनौती को पूरा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए उसकी सक्रियता प्रदेश में इतनी दिख रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, और नारा देना और उस पर काम करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ बीजेपी अपने नारे पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष 80 हटाओ का नारा तो देता है, लेकिन 80 हटाओ कैसे होगा उसका अभी तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ है, वो तैयारी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लौटूंगी राघवेंद्र। ईशा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, चूंकि आप हरियाणा की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं, जब 9.5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, नया मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्या इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा? जब करनाल के उपचुनाव होंगे, क्या उस पर इसका असर देखने को मिलेगा? क्या जनता इस चीज को स्वीकार कर चुकी है कि मोदी की गारंटी सबसे आगे है, उसके बाद बाकी चीजें हैं? बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी का आपने जिक्र किया और संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का भी आने वाला है, उसका टाइटल भी ये इस विचार किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी ही होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस तरीके से हरियाणा में भी निकाली गई थी, हालांकि पूरे देश में इसे निकाला गया था, और जो यात्रा हरियाणा में जगह जगह पर निकाली गई थी उसमें केंद्र की जो भी योजनाएं हैं जिनसे जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो वंचित हैं, उन्हें उनके घर पहुंच कर ही सुविधाएं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो इस मोदी की गारंटी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो बस रवाना भी की गई थी, वैन रवाना की गई थी, उसके जरिए लोगों के घर तक ये गारंटी दी जा रही थी। संकल्प पत्र का नाम भी यही होगा। और जहां तक देखिए 2014 में पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनती है बीजेपी की पहली बार। हरियाणा में 2019 में 75 पार का नारा देते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। गठबंधन यहाँ पर जेजेपी के साथ होता है। और जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी तरफ से किए जा रहे थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में विरोध नजर आ रहा था। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है, साथ ही ओबीसी कार्ड यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खेला जाता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं, ओबीसी वर्ग से वो आते हैं, उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिया जाता है। और मंत्रिमंडल की जहां तक बात करें, जो नए विधायकों को यहाँ पर जगह दी गई है, पूरा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की यहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की है, ताकि लोकसभा चुनाव के साथ यहाँ पर जो उपचुनाव होना है करनाल में, उसमें भी फायदा हो। लेकिन यहाँ पर देखिए चुनाव प्रचार में यहाँ पर जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन वोट यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो मोदी के नाम पर मांग रहा है। और उनको ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उनकी नैया पार हो सकती है। चाहे करनाल उपचुनाव की ही आप बात कर लीजिए, जो मुख्यमंत्री बनाए भी गए हैं नायब सिंह सैनी, उनका भी कहना है कि जो लोग हैं वो कमल के फूल पर, बटन पर जो है अपना मत देंगे तो प्रधानमंत्री को वो वोट जाएगा। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि आप जो वोट देने वाले हैं वो हमें जरूर देंगे, लेकिन ये वोट जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, क्योंकि तीसरी बार एनडीए का जो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। विपक्ष की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की, उनके पास अभी तक चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया है, और यही वजह है, इसी में कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें मात देती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो लोकसभा का रण तैयार है, 24 की जीत का प्रण सबके मन में है, लेकिन ये प्रण कौन पूरा करता है ये 4 जून को पता चलेगा।